नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उस पर। तो जस्ट मूव ऑन डायरेक्टली टू द सिलेबस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें देखेंगे कि इंडिया में जो ओरिजिन हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कब हुआ है और क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव मूवमेंट की इंडिया को लेके, और कौन कौन से लॉ जो हैं वो पास हुए हैं कोऑपरेटिव को लेके इंडिया में। इसके अलावा कौन कौन सी कमेटी जो बैठाई गई थी जिनने रिकमेंड किए हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट को बूस्ट करने के लिए। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए हैं, कुछ नेशनल लेवल पे बॉडीज़ बनाई हैं जो कि एग्रीकल्चर को जो है क्रेडिट दे या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करें। तो उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बैठाई गई है, कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है वो पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन कौन सी डेवलपमेंट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले लेक्चर आया था जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड। तो उसमें इंटरनेशनल लेवल वाली जितने भी कमेटीज़ और डेवलपमेंट है वो हमने कर रखी हैं। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये अभी हमने रिसेंटली ही चैनल को स्टार्ट किया है तो इसको बूस्ट करने में आपका बेहतरीन योगदान रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जितने भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, क्योंकि हम कोऑपरेटिव सेक्शन जितनी भी है वो विद इन मंथ जो है कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू जितने भी बनेंगे इस पर अराउंड 300 प्लस जो एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम पढ़ेंगे यही जो ओरिजिन डेवलपमेंट और क्या है, जितना हो सकेगा आज पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, अगर आपने अपना एक नोट्स बनाने हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट लिखना और स्टार्टिंग में ही एक पेज में क्या लिखना है आपने वो बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने जल्दी आप पढ़ सकते हो इसे। ये एक पेज पे आपने ये सब लिख लेना है। तो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे आज लेक्चर में कि क्या क्या बैकग्राउंड था, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में कैसी चल रही थी और इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब देश को आज़ादी मिली है 1947, और जितनी भी ये बातें हो रही हैं ये कॉलोनियल एरा में हो रही हैं। कॉलोनियल एरा में मतलब हो गया कि तब ब्रिटिश इंडिया था, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम। तो जो बातें मतलब जो कमेटी या जो भी ओरिजिन हुआ होगा वो हम 1947 से जो भी पहले डिस्कस करेंगे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में करेंगे। तो वो उसी के बारे में, तो नाम जितने भी आएंगे ब्रिटिश के नाम आएंगे। सबसे पहले जैसे ये देख लें तो 1892 में फ्रेडरिक नाइकलसन थे, उन्होंने आइडिया दिया था एग्रीकल्चर लैंड बैंक का। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, जैसे आप हिस्ट्री याद करते हो वैसे ही इसको भी याद करना है। 1901 में फमीन कमीशन आ गया था ड्यूरिंग द वाइसराय, जब लॉर्ड कर्जन था। आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल दिया, और ये 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये वही वाइसराय हैं। इन्होंने फमीन कमीशन बैठाया ब्रिटिश इंडिया के टाइम में और रिकमेंड किया कि रूरल एग्रीकल्चर बैंक होना चाहिए इंडिया में। और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो जब देश की हालत ऐसी हो जहाँ पे फमीन आ गया हो, ठीक है, तो उस केस में जब इतनी भुखमरी पड़ी हो देश में, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फमाइन कमीशन जो है बैठाया। ठीक है, तो उन्होंने बात करी कि कैसे कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कौन कौन सा बैंक होना चाहिए जो एग्रीकल्चर को लोन दे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी हिट हो चुका था, फमीन आ चुका था, और फमाइन से क्या हुआ कि जितना भी सबसे ज़्यादा हिट किया उन्होंने एग्रीकल्चर वालों को, ठीक है, फार्मर्स को। ओके, तो इसके अलावा क्या देखना आपने लिख लेना है अपने नोट्स पे स्टार्टिंग में ही। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 5-7 पॉइंट है जो आपको पहले ही पता होने चाहिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब हो गया कि इंडिया में सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था 1904 वाला, वो था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। और ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ था, एक्ट जो आया था कोऑपरेटिव को लेके। तो आपको पता होना चाहिए जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट मतलब हो गया लोन देना, तो ऐसी सोसाइटी जो फार्मर्स को लोन दे या फिर सोसाइटी को लोन दे, वो सबसे पहले इनका उद्घाटन हुआ 1904 में। ठीक है, और ये लिखा है बेसिक मोटिव क्या था इनको, प्रोवाइड क्रेडिट टू द कोऑपरेटिव्स।
तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा जब क्वेश्चन आएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पास हुआ इंडिया में, तो आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सिंपल लिखा होगा तो वो 1912 टिक करना है। और बहुत सारे एस्पिरेंट की ये मैंने देखा कि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए मैंने ये बोला कि जब भी क्रेडिट आएगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट आएगा, आपको टिक करना है 1904 पे, क्योंकि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ना, आपको थ्योरी तो लिखना नहीं, मेंस तो लिखना नहीं है, जैसे केएस में या फिर यूपीएससी मेंस लिखते हैं। तो इसमें वैसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1912, तो दोनों का डिफरेंस पता लग गया ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इधर भी है, इधर भी है, बट यहाँ पे क्रेडिट है, जब भी क्रेडिट आएगा तो 1904 टिक करना। और ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ था इंडिया में, ठीक है, जो ऐसा एक्ट बना था ये सबसे पहले 1904 में बना, ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या किया, इसी एक्ट को क्या किया, अमेंड कर दिया, ठीक है। अमेंड करने का मतलब ये हुआ कि इसमें ही चेंजिंग लाई कुछ। अब चेंजिंग क्यों लाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो लिमिटेशन होगी उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे एक्ट ला के, ठीक है। कोई भी एक्ट पुराना होता है उसको अमेंड किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम। कोई भी लॉ जो होता है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है, अप्लाई नहीं होता, उसको चेंजिंग करनी पड़ती है। इस टाइम में उन्होंने चेंजिंग की। और अमेंड किसको किया ये भी पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो एक्ट आया है, इसने किस एक्ट को अमेंड किया, तो वो 1904 वाले एक्ट को अमेंड किया। और इसने किया क्या, इसने ये किया भाई साहब कि इट प्रोवाइडेड फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स कहने का मतलब क्या है, फेडरेशन मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है, फिर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपकी आती है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ठीक है। और ये क्या हुआ, जब आप पावर स्टेट को भी दोगे, डिस्ट्रिक्ट को भी दोगे और विलेज को भी दोगे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। फेडरेशन किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म, फेडरेशन और फेडरलिज्म, ये कंसेप्ट बता रहा था मैं फेडरलिज्म का, कि ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना विलेज लेवल पे। वैसे तो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो होता है ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई। और इसमें क्या किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने उनको कन्वर्ट कर दिया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है, ओके। और वैसे जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फेडरेशन ऑफ द स्टेट, मतलब हो गया कि बहुत सारी स्टेट जुड़ के एक इंडिया बना है, ठीक है। वैसे भी कोऑपरेटिव बहुत सारे जुड़ के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया था ना, इंडिया जो भी मैप है इंडिया का, ये रखो सिंपल मैप बनाई, ये इंडिया अगर है, अब ये इंडिया अगर है तो इसमें काफ़ी सारी स्टेट होंगी, वो कंबाइन करके एक इंडिया का नक्शा बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। वैसे ही जितने भी बैंक होंगे इंडिया में, तो उनको फेडरेशन करने के लिए, ठीक है, फेडरेशन किया है, मतलब इकट्ठा करके एक ही बैंक बनाया उन्होंने, उसका नाम था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये उन्होंने चेंजिंग लाई। बाकी ये एक्ट जितने भी हैं, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी प्री इंडिपेंडेंस जब पढ़ेंगे। ये तो एट ग्लैंस हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे चैप्टर स्टार्ट करोगे आप, ये वाला मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करोगे, तो उसमें नोट्स में आपने ये सिंपल लाइनें लिखनी है, ये भूलनी नहीं है, ओके। फिर इसके अलावा जो है मैकलेगन कमेटी जो ऑन कॉर्पोरेशन, ये बैठाई गई 1914 में। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने ये कमेंड किया कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब हो गया एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक विलेज लेवल पे, ठीक है। तो वो ही इन्होंने स्टार्ट किया मैकलेगन कमेटी, ठीक है। रिकमेंडेड 3 टायर स्ट्रक्चर, प्राइमरी एट बेस लेवल और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक एट अपेक्स। प्रोविजनल एक्चुअल में आज की डेट में ये तब क्या था, तब स्टेट्स नहीं थी ना, तब प्रोविंशियल बोलते थे, ठीक है। एक तो किंगडम बोलते थे या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते थे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज की डेट में इन्हीं प्रोविंशियल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो दिया था, ये किसने दिया है, मैकलेगन, ओके। फिर इसके बाद आपको पता है कि 19 सीक्वेंस बना है ना, 1904, फिर 1912, 1914 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये आपको पता है कि इसी एक्ट का नाम क्या है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ओके।
पूरा नाम है मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन्होंने रिफॉर्म्स कुछ लाई थी इंडिया में, और उस टाइम में उन्होंने क्या बोला कि स्टेट को थोड़ी सी पावर दे दी कि आप अपने प्रोविंशियल, जो प्रोविंशियल मतलब जब मैं प्रोविंशियल बोलूँगा तो इसका मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आज की डेट में जितनी भी स्टेट है इंडिया में तो हम स्टेट बोलते हैं। उस टाइम में इनको कुछ जो एरिया था, जैसे ये इंडिया है तो कुछ एरिया जो था प्रोविंशियल एरिया बोलते थे, कुछ जो एरिया था जैसे JNK तो वो किंगडम था अलग से, ठीक है। तो कुछ वो थे ब्रिटिश के कंट्रोल में, उनको प्रोविंशियल बोला जाता था। ओके, और इसमें हुआ क्या, आउटकम क्या हुई इस एक्ट में, इसमें आपका बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना 1925 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रोविंशियल एक्ट। ये भी पता होना चाहिए कि पहला एक्ट जो बना प्रोविंशियल लेवल पे वो ये पहला एक्ट बना है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई नेशनल लेवल पे, उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन 1929 में। ये भी MCQ के लिए पता होना चाहिए। बाकी ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, वही करने वाले हैं। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी जो बनाई थी वो 1945 में बनाई थी, और ये किसके अंडर चेयरमैनशिप पे बनाई थी, RG सारिया चेयरमैन थे इनके। और क्यों बनाई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। और अमूल जो है एक कोऑपरेटिव एज ए रजिस्टर हुई थी 1946 में, ठीक है। मतलब ये इसमें आउटपुट की हुई, इतने सब में से आपने याद रखना कि अमूल कोऑपरेटिव जो है आज की डेट में जो अमूल का दूध पीते हो आप, ठीक है, आनंद मॉडल, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है, AMUL। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो किया हमने कि आपको फ्रंट पेज में जो है प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, प्री इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ेंगे, इनको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट एक आइडिया दिया मैंने आपको कि पढ़ना कैसे है। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया जो है उसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था कि मैंने अभी बताया कि फमाइन कमीशन आ गया था, ठीक है, FAMINE, फमाइन कमीशन। वो कब आया, 1901 में। इस टाइम में ब्रिटिश इंडिया था, मतलब इंडिया पे जो राज कर रहा था वो कौन थे, ब्रिटिश थे, ठीक है। तो ब्रिटिश थे तो उनके ही कानून, उनके ही लॉ पास होंगे इंडिया में। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर वाले जितने भी फार्मर थे उनको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि उनको ना तो कोई लोन दे रहा था, कोई भी लोन नहीं दे रहा था, और मनी लेंडर उनको बहुत लूट रहे थे। जो ज़मीनें थे, मनी लेंडर वाले क्या करते थे, मनी लेंडर मतलब हो गया कि पैसे देने वाले उधारी के टाइम में, जैसे कभी आपके पास पैसे नहीं होते, आप किसी दोस्त के साथ लेते हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपने दोस्त से ले लिए, लेकिन बाद में आपकी उसने गाड़ी उठा के ले ली, तो वो क्या हुआ, वही मनी लेंडर करते थे। आपने अगर पैसा नहीं दिया, मनी लेंडर पैसा दे देते थे एग्रीकल्चर वाले को, फार्मर को, लेकिन अगर फार्मर पैसा नहीं देता तो उनकी जितनी भी ज़मीन थी उनको हड़प लेते थे वो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होने लगी थी, इससे फार्मर बड़ा परेशान था और उधारी पे उधारी चल रही थी इनकी। तो वहीं पे कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो है फीलिंग आ गई थी इनको इंडिया में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया ओज इट्स ओरिजिन टू द एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स। ये तो समझ आ गया कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि इंपॉर्टेंस पड़ी एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर में। उनको मनी लेंडर बहुत ज़्यादा लूट रहे थे और ना ही इनको पैसा मिल रहा था फार्मर्स को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब हो गया कि 1800 से लेके 1999 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, 1801 से लेके 1899, वो 19th सेंचुरी। अब जब 20th सेंचुरी आएगी वो 1901 से लेके कहाँ तक, 1999। अब ये 21st सेंचुरी है, ये कब से स्टार्ट होगी, 2000 से लेके 1999, ठीक है, इधर तक। ये अब हम 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो कई लोगों को ये परेशानी आती है 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ। 19th सेंचुरी मतलब हो गया कि 19 से पीछे क्या हुआ, ठीक है। तो 1800 से लेके 1899 तक गिन लेना आपने, ये 19th सेंचुरी ये वाला पीरियड हुआ पूरा, ओके। तो इसी दौरान में प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडेटनेस आ गई, कंसिक्वेंट कंडीशन ऑफ द फार्मर्स क्रिएटेड एनवायरनमेंट फॉर चिट फंड्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये फीलिंग आ गई कि हमें एक चिट फंड बनाना चाहिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। द फार्मर जनरली फाउंड कोऑपरेटिव मूवमेंट एन अट्रैक्टिव मैकेनिज्म फॉर पूलिंग देयर मेगर रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द क्रेडिट सप्लाई इनपुट्स मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इन्होंने क्या किया कि इनके सामने, मैंने बताया कि इनको प्रॉब्लम, सब फार्मर को कॉमन प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा फंड बनाते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, जहाँ से हमें क्रेडिट मिल सके, सप्लाई इनपुट की मिल सके, मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसका मिल सके। तो इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी और
चिट फंड का उद्घाटन किया। ठीक है, इसी के रिलेटेड गवर्नमेंट को भी फील हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया जो था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया वाले वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोलते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वो लॉलीपॉप वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब है, ठीक है, तब ब्रिटिश इंडिया ही था। ओके, द एक्सपीरियंस गेन इन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव लेड टू द एनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। समझ गए? तो 19th सेंचुरी में मैंने बताया 18 से लेके, आपको पता है कि 1844 में रॉसडेल आई है। रॉसडेल प्रिंसिपल कब आए हैं? और रॉसडेल पायनियर सोसाइटी भी इसमें बनी है। तो 19th सेंचुरी में उधर भी ये हो रहा है और इधर भी ये हो रहा है, और इधर से इन्होंने एक इंडिया का बंदा भेज दिया था, कौन सा, नाइकलसन, कि आप जाओ वहाँ पे जाके यूरोप में स्टडी करो कि कोऑपरेटिव के रिलेटेड क्या हो रहा है। समझ गए? तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें हो रही थी और इसी के चक्कर में उनको फील हुआ कि नहीं, हमें क्या बनाना चाहिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बनाना चाहिए 1904। और सबसे पहला एक्ट बनाया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब इसका बैकग्राउंड में एक और चीज़ें देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ कि माउंटेगी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में है। उसने क्या किया, कॉपरेशन जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन जो था इसको बना लिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, एंड प्रोविंसेस वर अथोराइज टू मेक देयर ओन कोऑपरेटिव लॉज। और जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इसमें अगर 400 से ज़्यादा जो हैं प्रोविंशियल स्टेट अगर हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, चल 20 रख लो, 20 प्रोविंशियल स्टेट हैं, बाकी किंगडम है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर तो अपना किंगडम था उनका अलग से, ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे किंगडम होंगे, लेकिन जो प्रोविंशियल स्टेट थी उनको ये कॉपरेशन जो वर्ड था, इन्होंने क्या बोला कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप अपने लॉज बना सकते हो कोऑपरेटिव को लेके। ठीक है, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद क्या हुआ, ये 1919 वाले एक्ट में बोला, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट में कॉपरेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया है, तो वो है 1919 वाले एक्ट में। इसके अलावा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कोऑपरेटिव वर ट्रीटेड एज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट आया तब भी इसको ट्रीट किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री नंबर 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज की डेट में हमारा ये पूरा बैकग्राउंड था कि क्या क्या कैसे सीक्वेंस बन रहा था कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया में। बाकी ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी सब डिटेल में पढ़ना है हमने, चिंता नहीं करनी है आपने। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा बैकग्राउंड था, ताकि एक्चुअल में आपको समझ आ जाए कि कब से हुआ और आज तक कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हिस्ट्री में क्या हुआ है, उसके बाद आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब ये क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी लिस्ट है। एक तो लिस्ट आती है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट नहीं, एक्चुअल में ये आती है यूनियन लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 में आती हैं फेडरल लिस्ट आती है इसको। ठीक है, फेडरल लिस्ट है ट्रांसफर ऑफ पावर। तो एक आगे स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक आगे कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो स्टेट लिस्ट में जिस भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डाला जाता है उसमें स्टेट ही लॉज बना सकती है। अब यूनियन होगी तो वो सब्जेक्ट, मतलब कोई भी, जैसे टॉप एग्रीकल्चर आ गया, एजुकेशन आ गई, ये इसको बोल रहा हूँ मैं सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर अगर यूनियन लिस्ट में डाल दिया तो खाली यूनियन ही बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होगी, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपकी स्टेट भी लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे JNK स्टेट अलग से बनाएगी और यूनियन भी लॉ बना सकती है। यूनियन मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट आ गया मतलब स्टेट में, और दोनों जो है क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, किसके रिलेटेड, कोऑपरेटिव को लेके। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट याद रखना है। कॉन्करेंट लिस्ट इसमें ये नहीं कि कोऑपरेटिव के रिलेटेड स्टेट वाली लॉ बना सकते हैं सेंट्रल। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस पर अगर लॉ बनाएंगे तो दोनों बना सकते हैं, स्टेट एज वेल एज यूनियन। अब इशू क्या आ रहा है कि मिनिस्ट्री जो है वो नेक्स्ट न्यू बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, और जिनको हेड कर रहे हैं अभी अमित शाह, और ये काफ़ी न्यूज़ में है और ये कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि ये जो कॉपरेशन वर्ड है, कॉपरेशन वर्ड जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है,
ठीक है, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो बोल रहे हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट कॉर्पोरेशन सोसाइटी जो आती है वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है और एंट्री नंबर 32 ऑफ स्टेट लिस्ट आती है, वो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप कैसे इसको छेड़ सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन न्यू मिनिस्ट्री बनी है ये इंडियन की हिस्ट्री में जब से देश आज़ाद हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर आपके लिए। और इसको कौन डिपार्टमेंट किसको संभाल दिया, अमित शाह को, ठीक है, हु इज आल्सो ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, होम मिनिस्ट्री है ना, ओके। तो अब प्रश्न उठता है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे उन्होंने बोल दिया, और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में भी कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है। भाई कॉन्करेंट लिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है स्टेट लेवल पे, एक होती है मल्टी स्टेट, और मल्टी स्टेट मीन्स एक से ज़्यादा स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये JNK, और ये आ गया गुजरात, ठीक है, और ये आ गया JNK, और ये आ गया तमिलनाडु। अब ये 3 स्टेट में अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ये 3 स्टेट में चल रही है, ठीक है। एक सोसाइटी जो है अमूल, एग्जांपल लेके चलते हैं ना, अमूल जो जिसका दूध आप पीते हो, ये दूध हर इंडिया में हर जगह बिक रहा है, तो इधर भी है, JNK में भी है, गुजरात में भी है और तमिलनाडु में भी है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई साहब, एक स्टेट के लॉ तो चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर का अपना लॉ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1989 वाला है, इसके अलावा 1999 वाला है, रूल्स भी हैं 2001 वाले, वो तो स्टेट वालों को संभालेंगे। लेकिन जो वो कोऑपरेटिव जो मोर देन 1 स्टेट में, तो उसको कैसे संभालेंगे, समझ ले, वो तो कहीं एंट्री में है नहीं ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री नंबर 32 ऑफ स्टेट लिस्ट है। लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन 1 स्टेट में है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, समझ गए, तो वो आता है कंकरेंट लिस्ट में। ओके, उसमें यूनियन लॉ बना सकती है। ओके, आई होप यू गॉट द, मतलब आपको पॉइंट पता चला कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब एक स्टेट में होगी, उसमें खाली क्या होगा, स्टेट लॉ बनेंगे, अंडर एंट्री नंबर जो भी हो स्टेट लिस्ट में आएगा। लेकिन जब भी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट में आएगी, मल्टी स्टेट मीन्स मोर देन 1 स्टेट, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो कि ये करंट न्यूज़पेपर में भी आया है और ये आ भी सकता है आपको, कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंटर भी लॉ बना सकती है, और सेंटर मीन्स यूनियन भी लॉ बना सकती है, मोदी गवर्नमेंट, और स्टेट लिस्ट भी लॉ बना सकती है, इसीलिए इसको बोला मल्टी स्टेट। आपने याद रखना, जब भी मल्टी स्टेट आएगा तो आपने लिखना है कॉन्करेंट लिस्ट, जब खाली लिखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने डालना है स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है। और कॉर्पोरेशन अगर आएगा, कॉर्पोरेशन, खाली कॉर्पोरेशन वर्ड, देखो वर्ड को पकड़ना होता है, जब आएगा कॉर्पोरेशन आपने लिखना है कॉन्करेंट लिस्ट, जब आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने लिखना है स्टेट लिस्ट, ठीक है। और जब आएगा कि मल्टी स्टेट, तब आपने क्या करना है, तब भी आपने क्या लिखना है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब समझ आ तो आगे होगा आपकी कॉन्करेंट लिस्ट क्यों। कॉन्करेंट लिस्ट हो गया वो सब्जेक्ट जिसमें यूनियन भी लॉ बनाएगी और स्टेट भी बनाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। ये वैसे सेम रहेगा, बस यही कि कॉर्पोरेशन वर्ड जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, ठीक है, एज पर द न्यूज़पेपर। इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, बट अभी तक आपने ऐसा ही याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूं। ओके, बिगिनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हुई ये देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, कॉर्पोरेशन इंडिकेट द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, डेफिनेशन दी है कॉपरेटिव बिगिनिंग कैसे इंडिया में हुई उसके बारे में। कॉर्पोरेशन इंडिकेट द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल टू सिक्योर कॉमन इकोनॉमिक एंड बाय ऑनेस्ट मीन्स in India, idea of using cooperative for fighting rural indebtedness came from the suggestion of Frederick Nicholson, who after studying cooperative society in Europe, especially Germany, strongly recommended establishment of cooperative credit society in India। तो देखो ये भाई साहब ये थे नाइकल्सन, कहाँ, जर्मनी में, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया। तभी तो जाके एक्ट बना ना 1904 में, कि कोई कमेटी तो बैठाया होगा, कोई बंदा तो भेजा होगा ना कि इसकी स्टडी करो कि इसका कैसे हो सकता है। ओके, इन हिज ओपिनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर्ड द सॉल्यूशन फॉर ब्रिंगिंग टू द पीजेंट दैट कंटिन्यू ओवर फ्लक्चुएटिंग क्रेडिट विच ही नीडेड। ओके, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, द
instances of the pooling of resources by groups like food grains after harvest to lend the needy members of the group before the next harvest, or collecting small contribution in cash at regular intervals to the land to members of the group। जैसे चिट फंड्स हो गया, चिट फंड्स बनाया गया था मद्रास की प्रेसिडेंसी में। मद्रास कहाँ है? ये आ गया आपका इंडिया और तमिलनाडु के पास इधर है मद्रास। ओके, और ये आपने याद रखना है, ये जो वर्ड हैं कुरीज त्रवणकोर में, विशेष जो है कोल्हापुर में, ये छोटे छोटे वर्ड हैं आपने याद रखना है। बाकी थ्योरी तो आप खुद ही पढ़ लोगे, इतना नहीं है, इतना जो मेन टॉपिक था वो मैंने समझा दिया है। द प्रपोजल फॉर द एग्रीकल्चर बैंक वाज फर्स्ट मूटेड इन 1858 एंड अगेन इन 1881। और ये जो एग्रीकल्चर बैंक बनाने का मुद्दा था इंडिया में, ये सबसे पहले 1858 में स्टार्ट हुआ, फिर 1881 में बोला इन्होंने विलियम वेडरसन ने, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ टर्न टू वॉलंटरी म्यूचुअल क्रेडिट एसोसिएशन मॉडल ऑन रेफसन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जर्मनी। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड पढ़ा था, वहाँ पे अपने रेफसन मॉडल पढ़ा था। रेफसन कोऑपरेटिव सोसाइटी जर्मनी में चल रही थी, तो क्या मॉडल था, क्या प्रिंसिपल थे, वो हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा वो देख लें। उसके बेस पे, और ये भाई साहब जो हैं 1892 में ये नाइकलसन गए और इन्होंने क्या स्टडी की, उन्होंने बोला कि देखो मेन इसमें पॉइंट क्या है, एक ये वाला आ गया, ये कहाँ, जर्मनी में। जर्मनी कहाँ है? यूरोप में, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने बोला भाई इनको पसंद आ गया कौन सा मॉडल, रेफसन मॉडल। इनको रेफसन मॉडल इतना पसंद आया कि उन्होंने रिपोर्ट लिख डाली, और उस रिपोर्ट का नाम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भेजा था, मद्रास गवर्नमेंट ने भेजा था, मद्रास गवर्नमेंट इधर वाली गवर्नमेंट। एक्चुअली में क्या है कि जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो उस टाइम में क्या था, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बॉम्बे, यही 3 एरिया जो थे ब्रिटिश के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एरिया थे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना तो आप समझ ही जाएंगे कि मैंने 3 जगह का नाम क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया मैंने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो मद्रास गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इनको भेजा भाई जाओ जाके स्टडी करो यूरोप में क्या हो रहा था, और इन्होंने मॉडल दिया कौन सा, रेफसन मॉडल। ओके, और इन्होंने रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट का नाम भी पता होना चाहिए, फाइंड रेफसन। फाइंड रेफसन मीन्स जो रेफसन ने प्रिंसिपल दिए हैं उसी के हिसाब से हम कोऑपरेटिव बैंक खोलेंगे इंडिया में, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाएंगे। ओके, गवर्नमेंट हाउएवर टुक नो इमीडिएट एक्शंस ऑन द रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड इन 1895। तो ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन सबमिट करने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, 2 वॉल्यूम में बुक जो रिपोर्ट थी, किसने, रेफसन ने, सॉरी रेफसन ने नहीं, ये नाइकलसन ने 2 बार रिपोर्ट सबमिट की, 1895 और 1897। तो ये याद होना चाहिए आपको। देखो ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है, जब आपको ईयर याद नहीं हो रहा है तो 19th सेंचुरी याद रखना। तो 19th सेंचुरी मतलब हो गया 19th सेंचुरी से पहले ही बातें हो रही हैं। ओके, तो 19th सेंचुरी से पहले तो 1897 आ गया ना, खत्म होने वाला है, ये 20th सेंचुरी आने वाली है। ओके, अब इसमें याद क्या करना है आपने, ये पढ़ दिया हमने कि 1901 में फेमिन कमीशन आया, मतलब बनाया गया लॉर्ड कर्जन ने, और उन्होंने रूरल किसकी बात करी, उन्होंने बोला कि हम रूरल एग्रीकल्चर बैंक बनाएंगे, किसके लिए, म्यूचुअल क्रेडिट एसोसिएशन के लिए, और जो भी है ये पढ़ लेना, इतना ये सिंपल सा ही, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और एक्चुअल में हुआ क्या, जो इन्होंने बोला ना, इन्होंने ये इस कमीशन के बाद कि हम ये वाला बैंक बनाए, ये एस्टेब्लिशमेंट रिकमेंडेशन दी थी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुए, क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इंडिया में 2 तरीके से डिवाइड होगी थी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो इसमें 1904 वाला एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक क्रोनोलॉजी आप समझाता हूँ मैं कि कैसे आपको, वाइट पेज देख लेते कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। क्रोनोलॉजी कैसे याद रखनी है आपने, 1904 में एक्ट आया, इसके बाद 1912 में आया, इसके बाद डेट याद रखनी है 1919, इसके बाद याद रखनी 1935, और देश को आज़ादी मिली 1947, ठीक है। ये जितने भी ईयर लिखे मैंने, मतलब ये 1904 वाला, 1912, ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसमें कुछ कुछ होगा। अब इसके प्रोविज़न अलग से पढ़ेंगे,
इसके प्रोविज़न पढ़ेंगे, इसमें क्या हुआ वो पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें क्या हुआ वो पढ़ेंगे, और 1947 से पहले क्या हुआ था सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या इनका रोल है। और फिर हम पढ़ेंगे जैसे जैसे कोई इसमें आ जाएंगी कमेटीज़, कौन कौन सी कमेटी बैठाई और क्या क्या रिकमेंडेशन दी। और जैसे वो ख़त्म होगा हम फिर क्या करेंगे 1947 से लेके फिर जैसे बीच में कोई भी डेटें आती रहेंगी 2011 तक आएंगे। और 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, चेंजिंग लाई। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट देखो 1995 में क्या हुआ कि ICA की एक मीटिंग हुई थी, ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1995 में। तो उसके बाद बहुत सारी चेंजिंग आई, और इसी दौरान में 1991 में इंडिया भी लिबरल LPG पॉलिसी आ गई थी इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गई थी इंडिया में, ठीक है, LPG पॉलिसी बाय द डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसके बाद इसका मतलब होगा ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हो रही होंगी वो हम अडॉप्ट करेंगे। तो इसके बाद ही तभी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जो लाई थी उसमें कोऑपरेटिव के रिलेटेड बहुत सारी चेंजिंग लाई हैं। और फिर अब से जो 2021 का जो मॉडल है आज की डेट में, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से बना दी है। तो ये आ गया करंट अफेयर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर से बोल देता हूँ 1904 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1991 में प्रोविजनल लिस्ट में आ गया, 1935 में जो भी हुआ वो डिस्कस करेंगे, और 1947 तक क्या डेवलपमेंट और कौन सी कमेटी बैठाई गई इसको डिस्कस करेंगे। 1947 से आगे जितना भी जो कमेटी बैठाई गई होगी, जो इंप्रूवमेंट चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो 1991 तक एरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद LPG पॉलिसी आ जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 2002 में मॉडल आया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मल्टी स्टेट के लिए, वो पढ़ेंगे। और 2011 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, कि स्टेटस क्या है आज की डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिस्कस करेंगे। और इसका मिनिस्ट्री जो है, जो अभी न्यू मिनिस्ट्री आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये वाला यूनिट जितना भी है ये हमारा खत्म हो जाएगा। देखो मैंने जो जितना भी डिस्कस किया अभी तक, मैंने सिर्फ क्या पढ़ा आज मैंने बैकग्राउंड पढ़ा, और क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो आज डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्ट्री याद नहीं होने वाली। ये एक ट्रिक था जो मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे चीज़ें फोल्ड करके आपको याद रखनी। ये लेक्चर सिर्फ इंपॉर्टेंट था आपको कि ईयर्स याद होने चाहिए और उसमें क्या क्या होने वाला है वो डिस्कस करने के लिए, एटलीस्ट आपको MCQ के लिए प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये वाली चीज़ें सब पढ़ने वाले हैं। ओरिजिन पढ़ेंगे, ओरिजिन तो फिलहाल बैकग्राउंड तो हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट जो है इंडिया में कैसी हो रही, तो ये पढ़ देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंस की जरूरत क्या है। और लेजिस्लेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब हो गया कौन कौन से लॉ बनाएगी, 1904 वाला, 1912 में, 1919 में, 1935 में, और इसके बाद फिर आज की डेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इंडिया में, तो उधर तक डिस्कस करना हमने, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग लाई। क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1904 के प्रोविजन में ये चीज़ें थी या नहीं थी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, मतलब कि 1904 वाले एक्ट में है या फिर 1912 वाले एक्ट में प्रोविजंस हैं। तो 7-8 प्रोविजन इसके याद करेंगे, 7-8 इसके याद करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद कमेटी जो है, तो कमेटी हमने डिस्कस करना ही है, ठीक है, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे थे सब्सक्राइब भी करें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो यूनिट 1 हो चुका है हमारा, उस पर MCQ डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर MCQ पे ही आएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका भी वेट करें। और ये कोऑपरेटिव सेक्शन है, इसी मंथ आई होप खत्म हो जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और अगर ये जल्दी खत्म होगी हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही है कि ज्योग्राफी पढ़नी कैसे, इसके लिए NCERT ज़रूर पढ़ें जो मैंने बताया है, और इसके भी लेक्चर लेके आएंगे, हाउ मतलब स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम। इसके अलावा बता देता हूँ आपको, बुक मार्केट में आ चुकी है, जो बुक मैंने लिखी है, और वो आप ले सकते हैं। अगर आप किताब महल जाएंगे पकड़ंगा जम्मू, तो आपको ये मेरा नाम लेना है कि साहिल सर ने भेजा है। ओके, आपको डिस्काउंट मिलेगा 25 से 30%। ओके, अगर किसी और शॉप पे जाएंगे शायद डिस्काउंट इतना नहीं मिलेगा, लेकिन उधर जाओगे पकड़ंगा, फिर से बोलता हूँ, किताब महल पक्काडंगा जम्मू, ठीक है। मैं जम्मू नहीं हूँ, मैं JNK में नहीं हूँ, आई मीन दिल्ली। और बाकी कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होती है डिस्काउंट के रिलेटेड, यू कैन कॉल मी।
मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा जितने भी लेक्चर आ रहे हैं हमारे पहले भी हुए हैं, उसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक में नीचे डाल दूंगा कमेंट में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहाँ हो जाती है। अब बुक क्यों लेनी है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई साहब देखो, एमसीक्यू मैंने कम से कम 500 प्लस जो एमसीक्यू मैंने उसमें डाले हैं बुक में, तो कॉपरेटिव क्या बेसिक थ्योरी आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। क्योंकि देखो हिस्ट्री, ये वाली जो हिस्ट्री पढ़ेंगे ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। एक अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, और एक दूसरी बात ये है कि थ्योरी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू आपको 500 एक जगह तो मिलेंगे नहीं, समझ गए ना मेरी बात। तो आपको इस बुक में खाली यही एमसीक्यू नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, मैंने कोऑपरेटिव सेक्शन मेरी है उस बुक में, और मैंने 500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, तो आई हैव आल्सो सम प्लान इन माई माइंड। तो 2700 तक जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी को लेके हैं, और कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में लेक्चर लाएंगे हम नेक्स्ट। बुक के ऊपर की बुक आई है, क्योंकि कल या परसों तक मेरे पास बुक पहुंच जाएगी। मैं जे&के में नहीं हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ। जैसे बुक आती है फिर आपको ओपन करके बता देंगे कि क्या क्या बुक में है क्या नहीं है, वो शेयर विद यू, आई विल शेयर विद यू, ओके। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि इतने एमसीक्यू हैं, और 500 तो मैंने खुद दिए हैं किसके लिए, कोऑपरेटिव सेक्शन के लिए, ओके। बाकी भी दिए हैं, लेकिन अब कितने बने हैं टोटल एमसीक्यू मेरे को आइडिया नहीं है। जैसे बुक आती है आई विल ओपन द बुक, अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या है, फिर आपको रिकमेंड करेंगे। बाकी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।